अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान, ईशा रहमान, किस्त नंबर 5। एक सुकून था दोनों तरफ, एक नया एहसास, एक नया आगाज़, एक नई दास्तान। ईशा तो पल के लिए लम्हों को याद करती खुशी से निहाल हो रही थी जब उसने उसकी हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया था। अब वो रोज़ इससे मिलेगी और ढेरों बातें करेगी। ये सोचती एक बच्चों जैसी खुशी उसके चेहरे पर फैल गई। इस खाली फ्लैट में आज एक खुशी थी, एक नया आगाज़ था जिसे वो महसूस करती हंसती मुस्कुराती, न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। पर सोते हुए भी इसकी मासूम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है ना, मासूम दिलों को अपनी गहरी और सख्त तपिश से बेखबर रखती है। आगाज़ में ये अपना हर रंग दिखाती है, सुकून, खुशियाँ, हर वो एहसास जो इंसान की रूह तक को खुशी से सरशार कर देता है। ये मोहब्बत वो सब देती है। पर इस कांटों से भरे रास्ते पर चलते चलते मासूम और नंगे पाँव लहू लहान हो जाते हैं, जिसका अंदाज़ा बहुत देर से होता है। पर जो पाँव उस रास्ते को सह जाएं वो इश्क की मंजिल तक पहुंच जाते हैं और इश्क इन मासूम दिल को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। जिस एहसास में बस पा लेना ही सब नहीं होता, इस इश्क में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है जो हर किसी के बस में नहीं होता। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, इश्क की मंजिल तक पहुंच जा पाते हैं जहाँ वो अपनी सबसे अजीज़ चीज़ भी खोने की ताकत रखते हैं। इश्क सब्र करना सिखाता है और जब सब्र आ जाए तो इंसान हर तक जज्बे एहसास को सह जाने की जिद रखता है। वो बेड पर चिट लेटा नीम आंखें खोले सोने की कोशिश करता बार बार पहलू बदल रहा था। आज बेचैनी तो नहीं थी, पर एक ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। वो मजबूत और कठोर शख्स भी बस सा नजर आ रहा था। वो मासूम चेहरा इसकी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो रहा था। कितनी मासूम है वो, दुनिया के छदर मर्दों के कपटों से ना वाकिफ़। कितनी बेवकूफ़ है जो एक सीधी बात भी नहीं समझ पाई। वो शख्स को इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे ध्यान रखना होगा। वो तो समझ नहीं पाएगी, पर मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ। वो अपने आप से बातें करता ईशा से मुखातिब था। कभी पहलू बदलता तो कभी बाजू को सर के नीचे रखता। पर आज उसने खुद से एक अहद किया था, एक ऐसा अहद जो अब उसे हर हाल में पूरा करना था। उसे अब इस मासूम और नासमझ लड़की का ख्याल करना था और उसे महफूज बनाना था। क्यों? ये वो जानता तो था, पर सोचना नहीं चाहता था। सोचो में लुझते इसकी नींद तो जैसे इस प्यारी सी मुस्कुराहट में ही रह गई थी। कहानी आनी थी। सो उठा और चलता हुआ बालकनी तक आया। मौसम में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एक सिंपल सा ट्राउज़र शर्ट पहने हुए वो दोनों हाथों को बालकनी पर रखे आगे को झुका हुआ था। तेज़ ठंडी हवा इसके चेहरे को छू कर गुजरी। आंखें मूंदते वो बच्चों सी मुस्कुराहट इसकी रूबरू खड़ी हो गई। एक झटके से आंखें खोलता वो सीधा खड़ा हुआ। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वापस आकर फिर से बेड पर लेट गया, पर नींद का नामो निशान तक नहीं था। सब पूरी रात इन्हीं जालिम सोचों के स्पुर्द करता वो करवट बदल गया। एक पुरसकून नींद के बाद सुबह उठी तो बहुत ताज़ा दम थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज नई जगह पर सब कैसे होंगे? यहाँ तो मैं सबको जान गई थी, पर नई जगह पर सब फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। पर मैं दुआ करती हूँ कि वहाँ मिस्टर वहीद ना हो। एक दुआ अपने लबों पर सजाए वो नमाज के लिए उठी। शफाफ चेहरे से पानी के हल्के हल्के कतरे गिरते हुए इसके मासूम चेहरे को मज़ीद रोशन कर रहे थे। अपने रब की हजूर सजदा करते हुए वो अपनी हर परेशानी भूल चुकी थी। एक सुकून की लहर इसके चेहरे पर पूरी शान से बिखरी हुई थी। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाकर वो अपने रब से आज बहुत कुछ मांगना चाहती थी। दुआ के लिए जूं ही हाथ उठाए तो अचानक ही सुल्तान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। न जाने क्या था इस शख्स में, वो उसे अपना सा लगता था। उसे लगता था कि वो अपनी हर परेशानी और तकलीफ इससे शेयर कर सकती। एक वही तो था जो उसकी हर बात को सुनता था। मेरे अल्लाह पाक, आप तो बहुत रहीम और करीम हैं। मेरे अल्लाह जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ आज सब अच्छा हो। मेरे अल्लाह जी, आप अब्दुल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा। पता नहीं क्यों वो शख्स मुझे अपना लगता है। वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरे अल्लाह जी, मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है और मेरी मदद क्यों कर रहा है, पर मैं जब भी उसके साथ आती हूँ तो अपने आप को बहुत महफूज करती हूँ। ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं कुछ हो सकता। मेरे अल्लाह जी, आप इसकी हिफाजत करना और जहाँ भी जाए उसे बाहिफाजत इसके घर वापस पहुँचा दिया करें और मेरी दुआ हमेशा इसके साथ रखिएगा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। इस ज़िंदगी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मेरे पाक रब। अपनी सब बातें अपने अल्लाह से कहते हुए पुरसकून होकर दुआ से फ़ारुग हुई। हल्का फुल्का नाश्ता बनाने के बाद वो तैयार होने लगी। रोज़ की तरह एक शफाफ धुले हुए चेहरे के साथ वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अपनी चीज़ें उठाते हुए फ्लैट को लॉक करती वो बाहर की जानिब चल दी। इतनी जल्दी वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अब अपने आप को बड़ी लगने लगी थी। जैसे बाकी सब बड़े बड़े अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, वैसे ही वो भी अपनी बड़ों की फहरिस्त में शामिल हो गई थी। पर इसे कौन बताए, वो जो अपने आप को बड़ा समझने लगी थी सुल्तान की नज़र में बेवकूफ़ और छोटी सी लड़की ही थी।
इसकी नई जगह अब घर से काफ़ी फासले पर थी, इसलिए अब पैदल जाने की बजाय तुर्किश ट्राम का इस्तेमाल करना था। वो ट्राम में पहली दफ़ा सफ़र कर रही थी। तुर्किश ट्राम की लाइन इस्तकलाल स्ट्रीट के बीच में बनी हुई थी। ट्राम का कार्ड यूज़ करती वो इस सुर्ख रंग की एक छोटी सी ट्रेन नुमा बस में बैठ गई, जो कि ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से उसे सीट मिल गई थी। वो ट्राम में पहली दफ़ा सफ़र कर रही थी, इसलिए थोड़ा झिझक रही थी, पर अपने जैसे और भी मुसाफिर देखकर इसकी हिम्मत बंधी। इस्तकलाल स्ट्रीट तुर्की की सबसे बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह पर थी। वहाँ लोगों की आमदोरफ्त कभी भी कम नहीं होती थी। चलती हुई ट्राम एक जगह रुकी, जहाँ से कुछ मुसाफिर अंदर दाखिल हुए। सामने बड़ा सा तकसीम सकीर देखकर एकदम उसे बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। बहुत से लोग तकसीम सकीर के इर्द गिर्द जमा थे। कोई तस्वीरें बनाने में लगा था तो कोई खड़ा इसका नज़ारे का दीदार कर रहा था। कहीं छोटे छोटे बच्चे भागते हुए एक दूसरे को पकड़ते तो कभी हंसते मुस्कुराते। कभी वो ट्राम लाइन पर आ जाते तो इनके माँ बाप इन्हें प्यार से पकड़कर साइड पर करते। विंडो से ये सब नज़ारे देखती वो नाजुक सी लड़की एकदम आबदीदा हो गई। ट्राम एक दफ़ा फिर से अपने सफ़र पर रवाना हुई और कुछ देर के सफ़र के बाद एक जगह जहाँ से ईशा की ड्यूटी की जगह करीब थी, वो उतरी और चलती चलती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। सड़क के किनारे पर बने रेस्टोरेंट से दुकानें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती एक जगह खड़ी हुई, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा था MMM मिग्रस। ये इसके काम करने की नई जगह थी। अपने अंदर ढेरों हिम्मत बांधती हुई वो आगे बढ़ी। माल के अंदर जाने का रास्ता सीढ़ियों से होकर गुजरता था। नीचे की तरफ बनी हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई वो अंदर दाखिल हो गई। बहुत से लोग शॉपिंग की गर्ज से माल के अंदर मौजूद थे। चलती चलती वो एक जगह आई जहाँ इसके जैसे कपड़े पहने और भी लोग मौजूद थे, जिनमें 2 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के थे। ईशा इनके करीब आई तो इन दोनों लड़कियों ने इसकी जानिब एक खुशनुमा नज़र दौड़ाई। आर यू ईशा? एक चुलबुली लड़की ने हाथ पर उसकी तरफ बढ़ाया और ईशा ने इस बात में सर हिलाते हुए हाथ मिलाने लगी। यस आई एम। हाँ, मिस्टर वहीद ने बताया था तुम आ रही हो, इसलिए हम यहाँ कब से खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर वहीद का नाम सुनते ईशा की आंखें फैल गई। तो क्या सब यहाँ मेरे इंतज़ार में खड़े थे? चलो चलते हैं। लड़की ने इसका हाथ थामते बाकी सबसे मुतारफ़ करवाया। देखो सब, मिस ईशा आ गई। वो जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ईशा का नाम सुन के इसकी जानिब मुतवज्जो हुए और सब ने एक भरपूर निगाह इस छोटी सी लड़की की तरफ दौड़ाई, जिन्हें एक पल के लिए महसूस करके ईशा थोड़ी सी पजल हो गई। मरहबा मिस ईशा, सब ने बैक वक्त कहा। मरहबा कहती वो सबके हमरा मिस्टर वहीद के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मिस्टर वहीद को अपने सामने देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। ये शख्स यहाँ भी होगा? मैं तो सोच रही थी इससे जान छूटेगी, पर अब तो क्या मसला है? वो ज़ेरेला बड़बड़ाती हुई खड़ी थी। जब मिस्टर वहीद एक पुरजोश मुस्कुराहट ले इसकी जानिब बढ़ा। आओ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब आई हूँ। मिस्टर वहीद को बात करने का अंदाज़ इतना दोस्ताना था जैसे वो अपनी किसी बचपन की दोस्त से बात कर रहे हैं। ईशा को एक पल के लिए शख्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। दिल किया कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारे। जी सर, पर मैं तो टाइम पर ही आई हूँ। पर मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ ना। मिस्टर वहीद ने अपनी बतीसी दिखाई, जिसे सुन ईशा का तोड़ने का दिल किया। पास खड़ी दोनों लड़कियाँ ईशा को गौर गौर से देख रही थी। आखिर यहाँ की ऑनर की खास वर्कर थी वो। मिस इनसे मिलो, मिस मरवा हैं ये, यहाँ ये सब तुम्हें समझा देंगी। ईशा ने एक नज़र अपने साथ खड़ी इस लड़की को देखा, जो बहुत खूबसूरत थी। छोटी छोटी ग्रीन आँखें भवें तेज़ तराश कर बनी हुई थी। कंधों तक आते बाल और बादामी रंगत की वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। बाकी सब जा सकते हैं। मिस्टर वहीद के कहने पर मिस मरवा के अलावा बाकी सब वहाँ से चले गए। आज तुम्हारा पहला दिन है यहाँ, तो मिस मरवा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मिस्टर वहीद ने कुछ तफसीली बातें करने के बाद इन्हें अपने काम की तरफ मतवज्जो किया। मरवा के हमरा वो ऑफिस से बाहर आई। मिस मरवा काफ़ी शौक और चुलबुली सी थी। वो तकरीबन ईशा की हम उम्र ही थी। काफ़ी देर इधर उधर राउंड लेने के बाद मरवा उससे लेकर एक हाल की जानिब आई, जहाँ पर बॉक्स के थाल लगे हुए थे। इस माल में ज़रूरत की सब अशिया थी और साथ साथ ही बुक्स की कलेक्शन भी थी। ईशा वहाँ खड़ी बारी बारी बुक्स को उठाकर देखती और वापस रख देती। ये माल पिछले वाले से काफ़ी अलग था। यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और अशिया की कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। ईशा, तो वो बताओ तुम कहाँ रहती हो? मिस मरवा अब इससे बातों में लग चुकी थी। ईशा ने पहले तो सरसरी जवाब दिया। वो किसी पर भी भरोसा करने में जल्दी नहीं करना चाहती थी। ऐसे कैसे वो किसी को भी अपने बारे में बताए? क्या पता ये लड़की कैसी है? वो भरोसा इतनी जल्दी तो नहीं कर सकती थी। सवाई सुल्तान के वो एक वाहिद शख्स था जिस पर बिना कुछ सोचे समझे वो भरोसा करने लगी थी, जिससे घंटों बैठकर वो अपनी बातें कर सकती थी। वो मरवा की हर बात का बस एक मुख्तसर सा जवाब देती, जिससे मिस मरवा को कुछ संजीदा सी और खामोश सी लगी, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ईशा तो बहुत बोलने लगी थी। जब वो सुल्तान के रूबरू होती तो ढेरों बातें करती थी। यह अलग बात थी कि सामने वाला शख्स कम ही बात करता था, पर तो वो स्टार्ट होती तो वक्त का भी एहसास नहीं होता। अब वो बातें छोड़कर बारी बारी अलग अलग जगह पर रखे रैक्स और इन पर पड़ी चीज़ों को चेकिंग करने लगी।
वो पहले ही दिन में अपना सारा काम अच्छे से कर रही थी ताकि किसी को भी शिकायत ना हो। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और वो बेसब्री से रात का इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो इसे रात से बहुत ज़्यादा डर लगता था, पर आज तो रात में वो बिल्कुल सेफ थी, इसलिए अपना डर भूल चुकी थी और इंतज़ार करने लगी। अपने काम में वो दोबारा मसरूफ़ हो चुकी थी और बार बार सोच रही थी कि क्या वो आएगा, अगर वो ना आया तो। पर उसने कहा था, अब मुकर तो नहीं सकता ना, वैसे भी मैं इसका इंतज़ार करूँगी, जब तक ना आएगा घर नहीं जाऊँगी। एक मासूम सी ज़िद में कहती हुई वो अपनी ही सोचों में गुम थी, जब अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। चौंक कर पलटने पर मिस्टर वहीद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल डर गई, पर इससे फासला बनाती हुई दूर खड़ी हुई और मिस्टर वहीद अपने रगों पर एक शरीर से मुस्कुराहट लिए इसे बहुत देख रहा था। सर, आप? वो एकदम हड़बड़ा सी गई। हाँ, मैं देखने आया था कि तुम यहाँ एडजस्ट हो गई कि नहीं, किसी चीज़ में कोई मसला तो नहीं है। बेशक वो यहाँ इसलिए नहीं आया था, पर एक मसनूई सी बात बनाकर वो मुस्कुराता हुआ कह गया, सर, मुझे अपना काम अच्छे से करना आता है, आप फिक्र न करें। उसने एक मजबूत लहजे में जवाब दिया। बहुत अच्छे, मैं यही सुनना चाहता था। अपनी मूँछों को ताव देता हुआ मुस्कुराता हुआ वहाँ से उल्टे कदमों चला गया। या खुदा, ये शख्स कभी भी आ जाता है, कितना डिप्रेसिंग है। उफ, ईशा को इससे सख्त चिढ़ हुई। उसे अपने कंधे पर इसका हाथ महसूस करके अजीब सा एहसास हुआ। वो हाथ बढ़ाकर अपने कंधे को झाड़ने लगी, जैसे कहीं मिट्टी लग जाएगी तो हम हाथ से साफ कर देते। बिल्कुल वैसे उसे मिस्टर वहीद का इस तरह छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बल्कि एक कोफ्त हुई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया और शाम पूरी तरह फैल गई। यहाँ पर ड्यूटी का वक्त कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो बहुत थकन महसूस कर रही थी। हेलो मिस ईशा, वो अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट्स को एक एक करके रैक में सेट कर रही थी जब मिस मरवा की आवाज़ आई। मिस मरवा, कहीं कोई काम था आपको? वो डिनर का टाइम हो गया, इस वक्त सब वर्कर्स डिनर करते हैं, तो चलो बस चलते हैं। डिनर का नाम सुनते ईशा के पेट में चूहे अपना उधम मचा चुके थे और वो एक मुस्कुराहट लिए मरवा के पीछे पीछे चलने लगी। मेस में बहुत से वर्कर्स मौजूद थे। वो अपना खाना लेने के लिए आगे बढ़ी। डिनर में बहुत कुछ था, पर वो ज़्यादा नहीं खाती थी, इसलिए चने गोश्त और थोड़े उबले चावल अपनी प्लेट में रखती हुई टेबल के करीब बैठ गई। बस इतना सा? तुम इतना कम खाती हो क्या? जबकि इसके मुकाबले मरवा तो अपनी प्लेट में ऊपर तक सब भर चुकी थी। मुस्कुराते हुए ईशा ने उसकी प्लेट को एक नज़र देखा। हाँ, मैं कम ही खाती हूँ। मरवा अब इसके सामने बैठ चुकी थी। वो दोनों खाने में मसरूफ थी कि पास बैठे एक लड़के ने मरवा के प्लेट की तरफ देखकर दबी सी हंसी छोड़ी। मिस मरवा, लगता है आपकी सैलरी इसीलिए कम है, आप इतना तो खाती हैं। तो मिस्टर वहीद ने कहीं तो पैसे बचाने में ही ना, कहता हुआ वो एकदम से दबी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए खाना खा रहा था। अच्छा, जरा पेट देखा है तुमने? शर्ट के बटनों से बाहर आ रहा है। पर तुम्हें क्या, तुमने तो अपनी रही सही कसर भी पूरी करनी है, इसलिए तुम अभी तक सिंगल हो। जाहिर है कोई भी मासूम लड़की तुम्हारे पेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मिस मरवा अब बिल्कुल इंसाफ के साथ साथ सारफ से भी मुखातिब थी, जो मरवा की बात सुनकर अपने पेट को बगौर देख रहा था। क्या कसूर है मेरे बेचारे पेट का? तुम तो हाथ पैर धोकर मेरे पेट के पीछे पड़ गई हो यार। सारफ मुंह चढ़ाता हुआ अपने पेट पर हाथ फेरने लगा, जो वाकई शर्ट के बटनों से बाहर आ रहा था, और वो बेपरवाह सा खाने के साथ अपनी अच्छी तरह इंसाफ कर रहा था। भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है, पर तुम्हारी होने वाली बीवी पर तरस आता है। तोबा तोबा। मरवा कानों को हाथ लगाती एक शरीर मुस्कुराहट को मुश्किल दबाए हुए थे, जबकि इनकी नोकझोंक सुनकर ईशा बाकी समेत बाकी सब इनके कहकहे गूंज रहे थे। खाने के दौरान मरवा और सारफ की छोटी छोटी नोकझोंक चलती रही, जिसे ईशा दिलचस्पी से सुनती मुस्कुरा रही थी। खाना खाने के बाद कुछ देर काम करने और मरवा से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ऑफ होने का वक्त भी हो गया। ईशा ने एक शुक्र भरी सांस भरी। आखिर दिन गुजर ही गया। ये कहते हुए काउंटर पर रिपोर्ट करने आई। मिस मरवा भी अभी इसके साथ ही थी। तुम कहाँ रहती हो? ईशा ने मरवा से पूछा। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, बस 5 मिनट के फासले पर। और तुम? मरवा ने वापस सवाल किया। मैं इस्तेक्लाल स्ट्रीट से कुछ फासले पर रहती हूँ। ओह, तुम तो काफ़ी दूर से आती हो। मरवा खड़ी उसे बेयकीनी से देख रही थी। ईशा के धीरे से सर हिलाने पर कंधे उचका कर मार से बाहर आ गई और ईशा से अलविदाई हाथ मिलाती, कल से मिलते हैं कहती मिस ईशा। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कहती हुई अपनी मंजिल की तरफ चल दी। ईशा से जाता हुआ देखकर इधर उधर नजरें दौड़ाई और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई सड़क पर आ गई, जहाँ हर तरफ नजरें दौड़ाने पर उससे कहीं पर भी नजर न आया। शुक्र है आज मैं अपना कोट लाई हूँ। सर्दी की शिद्दत देखते हुए उसे अपने हाथ बर्फ होते महसूस हो रहे थे। उसने बाजू पर रखा हुआ कोट झट से पहन लिया। कोट पहनते हुए उसे बेख्तियार ही सुल्तान का कोट याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब वो अपनी कोट की जेबों में हाथ डाले इधर उधर देख रही थी। आईने के सामने खड़े वो अपना बगौर जायजा ले रहा था। वो आईना बहुत कम देखता था, न जाने क्यों। आज बहुत दिनों बाद वो अपने आप को देख रहा था। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ड्रेस पेंट पे मलबूस बाल सलीके से बनाए वो अपने आप का मुकम्मल जायजा ले रहा था।
बाज ऐसी आंखें जिनमें हर वक्त एक ही गुस्सा रहता था। हल्की मूछें और नीचे को थोड़ी सी बड़ी हुई दाढ़ी, भरपूर कसरती जिस्म जो प्रैक्टिस और जिम की वजह से बिल्कुल फिट था। चौड़ी छाती जो शर्ट के 2 खुले हुए बटनों से नुमायां हो रही थी। बादामी रंगत तो जैसे इस शख्स पर फूल की तरह खिलती थी। एक भरपूर मजबूत मर्द वो आईने को भी अपनी तारीफ करने पर उकसा रहा था। एक स्प्रे परफ्यूम करता हुआ जब उसने टाइम की तरफ तेजरे दौड़ाए तो घड़ी रात के 10 बजाकर 5 मिनट बता रही थी। जिसे देखते उस नाजुक सी लड़की का ख्याल आया वो इस वक्त ऑफ कर चुकी होगी और यकीनन बाहर हो गई। सोचते उसकी आंखों में गुस्से और डर की मिली जुली कैफियत उभरी। एक सेकंड के अंदर वो अपना कोट और मोबाइल उठाता हुआ गाड़ी की तरफ सरपट दौड़ रहा था। उसके फ्लैट से वो माल तकरीबन 15 मिनट के फासले पर था जिसे उसने 5 मिनट में तय किया था। वो इंतहाई रश ड्राइविंग कर रहा था। स्टीयरिंग पर इसकी गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। माल के बाहर खड़ी वो अपनी सुर्ख होती नाक लिए अब थोड़ी सी परेशान हुई थी। कहाँ है वो? यहाँ तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। क्या वो आएगा? एक सवाल उसने खुद से किया, जिसका जवाब दिल हाँ में दे रहा था और दिमाग ना में। कुछ सोचते हुए उसने अपने कदम बढ़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक दूर लगे बेंच की तरफ बढ़ने लगी। बेंच पर बैठकर वो इंतजार करने लगी। अब वो माल की दूसरी जानिब बैठी थी, जहाँ कुछ फासले पर एक आदमी गिटार लिए तुर्कश गाना गाने में मसरूफ था और आसपास बहुत से लोग खड़े होकर इसका गाना सुन रहे थे। कोई आगे बढ़कर इसके पास पड़े बैग में पैसे डालता तो कोई खड़ा तस्वीरें बना रहा था। कुछ देर तो वो इसका गाना सुनती रही, फिर अपनी सुर्ख होती नाक जो कि अब ठंडी हो रही थी उसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखे जोर जोर से मुंह से हवा निकालने लगी, जिससे नाक को थोड़ी गर्माइश मिली। वो चाहती तो यहाँ से घर जा सकती थी, जिस तरह आई थी वैसे जा भी सकती थी, पर न जाने कि वो बस उसके इंतजार में अपने दिल की ही सुनती बैठी थी। दिल कह रहा था वो आएगा। अपनी फुल स्पीड से दौड़ती गाड़ी को एकदम उसने मार के बिल्कुल सामने ब्रेक लगाई और फौरन से इधर उधर देखने लगा, पर वो वहां नहीं थी। गाड़ी को साइड पर लगाता वो जन से निकलकर मार्ग की तरफ बढ़ गया। शायद वो अंदर थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने आसपास देखा, कोई नजर न आया। अंदर दाखिल होकर काउंटर वाले शख्स से मुखातिब हुआ। मरहबा। मरहबा सर, मे आई हेल्प यू? काउंटर पर खड़े नौजवान ने ऑफर की। यस प्लीज। मिस ईशा क्या मौजूद है? चेक करके बताओ फौरन। एक मजबूत और भारी आवाज में वो काउंटरमैन से मुखातिब था और वो अपने सामने खड़े एक लंबे चौड़े बहुत मुतासिरकुन शख्सियत वाले मर्द की तरफ देखने लगा, जो बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा था। सर, मैं चेक करके बताता हूँ। सुल्तान से नजरें हटाता वो मॉनिटर पर चेक करने लगा। जी मिस ईशा 10 बजे ऑफ कर चुकी हैं। क्या वो जा चुकी है? जी सर, वो जा चुकी है। ये सुनते ही सुल्तान की पेशानी पर कई सिलवटें उभरी। अपने कदम मोड़ता हुआ वो तेज तेज नजरें इधर उधर दौड़ाता। सांसें तेज थी जो तेज तेज चल रही थी। एक अजीब सा एहसास उसे घेरे हुए था। कहाँ चली गई ये लड़की? वो गुस्से से कहता हुआ वो माल से बाहर आया। हर तरफ देखने पर वो उसे कहीं पर भी नजर न आई, तो सुल्तान को अपनी सांसें मुंतशिर होती महसूस हुई। इस रात का मंजर उसकी आंखों के सामने लहरा गया। न जाने क्यों उसका दिल 120 की स्पीड से दौड़ने लगा। उसकी छठी कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। मोड़ मुड़ते ही से बहुत से लोग एक जगह पर जमा नजर आए। आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और सांसें उथल पुथल महसूस कर रही थीं। जब अचानक ही एक खाली बेंच पर अपने दोनों हाथों को अपने नाक के गिर्द रखे जोर जोर से सांस लेती वो नजर आ गई। एक पल के लिए तो सुल्तान को हर तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आया। दिल तो कर रहा था कि गले से पकड़कर उसे दबोच ले और सांसें रोक दे, जैसे पिछले 4 मिनट से जो हालत सुल्तान की उसे ना पाकर हुई थी। इस जगह कोई और होती तो शायद अब तक इसकी कब्र तैयार हो चुकी होती। अपने गुस्से से अंगारा होती आंखें लिए वो अपनी जगह साकत सा बैठा, उसे बस देख कर रह गया। वह हनूज उसी पोजीशन में बैठी थी, नाक को गर्म करती और डरती हुई निगाहें इधर उधर दौड़ाती। वह सुल्तान का गुस्सा अपने अंदर ही कहीं छुपा गई थी। इधर उधर देखती अचानक उसे सड़क की साइड पर एक गाड़ी नजर आई, जिसे गौर से देखने पर वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। वो सीट की पुश से सर टिकाए से बगौर देख रहा था और स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो गाड़ी को मोड़ता हुआ उसकी जानिब आया। पास आकर गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। एक पल के लिए तो ईशा का दिल चाहा कि इसकी गाड़ी को ऐसी किक लगाए कि गाड़ी के साथ वो भी उड़ता हुआ दूर जा गिरे, पर खुद पर जब्त करती वो अंदर बैठ गई और एक खौफ की भरी निगाह सुल्तान पर डाली, जिसके नतीजे में सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अपना गुस्सा एकदम धुआं होता दिखाई दिया। पता है कब से मैं इंतजार कर रही हूँ? सुल्तान जो अपनी गलती मानकर नजरें दूसरी तरफ मोड़ चुका था एकदम ईशा की जानिब देखने लगा। और तुम्हें पता है कि पिछले 4 मिनट से तुम्हें ढूंढते हुए मेरी जो हालत। अभी बात सुल्तान के मुंह में ही थी कि वो अपने अल्फाज पर गौर करता रुक गया। मुझे क्या पता था कि तुम ढूंढ रहे हो मुझे? वहाँ बैठने की जगह नहीं थी सड़क पर, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। वो एक मासूम सी नाराज़गी से शिकायत कर रही थी। और तुमने इतनी देर लगा दी। मैं डर गई थी, अगर कुछ हो।
अपनी बात को सुनकर वो एकदम रुक गई और खौफ से सुल्तान की तरफ देखने लगी। मैं थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। अपना गुस्सा छुपाता हुआ वो सरसरी सी माफ़ी पर आ गया, जिसे मुकाबले ने फ़ौरन ही कबूल कर लिया और चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट दौड़ गई। यही तो बुलवाना चाहती थी वो। उसे मुस्कुराता देखकर सुल्तान को उसकी माफ़ी कबूल होती दिखाई दी। नामालूम सी मुस्कुराहट लिए कुछ देर पहले जो उसकी हालत हो गई थी उसे भूलता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, और फिर वो जो दिन भर की भरी हुई थी अपनी ना ख़त्म होने वाली बातों से सुल्तान का सर खाने में मसरूफ़ हो गई। अब कदरे इत्मीनान था और वो इसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, जैसे किसी छोटे बच्चे की कोई बात नहीं बताई जाए तो वो बड़े ध्यान से और गौर से सुनता, बिल्कुल वैसे ही। गाड़ी की स्पीड सुल्तान ने जानबूझकर आहिस्ता रखी थी ताकि वो अपनी सारी बातें आराम से कर सके जो वो कर रही थी। तुम सुबह आई कैसे थी? एक छोटा सा सवाल सुल्तान ने किया। सुबह मैं ट्राम से आई थी। पता है मैंने ट्राम में यार पहली दफ़ा सफ़र किया, काफ़ी अच्छा लगा। और ट्राम जहाँ पर ड्रॉप करती है वहाँ से कुछ पैदल चलने पर माल है। अब वो उसे तफसील बता रही थी जिसका जवाब वो उस बात में सर हिलाकर दे रहा था। तुमने खाना खाया? फिर से एक छोटा सा सवाल। हाँ, डिनर के बाद ही ऑफ हुई थी। और तुमने खाना खाया? वो उल्टा पूछने लगी। सुल्तान ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे याद नहीं था कि आखिरी दफ़ा कब उससे किसी ने पूछा होगा ये। कुछ सोचते हुए उसने इस बात में सर हिला दिया। गाड़ी धीरे से धीरे मंजिल की तरफ आ रही थी, जबकि गाड़ी में फैली सुल्तान के वजूद की गहरी खुशबू ईशा को बहुत अच्छी लग रही थी। इसका चेहरा हर वक्त गुलाब सा खिला रहता था, पर आज इस गुलाब पर थकन साफ नुमायां हो रही थी जो सुल्तान से छुप न सकी। इतनी थकन के बाद भी उसकी बातें खत्म नहीं होती। इसे बिना चुप किए बोलता देखकर सुल्तान ने दिल ही दिल में सोचा, आज वो वाकई बहुत थक गई थी और बातें करते करते कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा दी और शायद 1-2-3 मिनट के बाद ही नींद की वादियों में खो गई। कुछ पल जब इसकी आवाज़ न आई तो सुल्तान ने इसकी जानिब गर्दन घुमाकर देखा, जो पुरसकून नींद सो चुकी थी। इसे सोते देखकर इस खड़ूस शख्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। गाड़ी फ्लाइट के बाहर उसने आहिस्ता से रोक दी और अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर बगौर इसके सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। कितनी मासूम और कितनी प्यारी लड़की इसके रूबरू थी, पर वह अपने चेहरे को मजबूत बनाए बिना किसी तासुर के इसकी जानिब देख रहा था। वो शायद कुछ ढूंढ रहा था जो इसके चेहरे में था, जिसने सुल्तान को अपने अंदर अपने साथ बांध लिया था। वो चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर पाता था। थोड़ी देर पहले जितना गुस्सा उसे था, यकीनन वो अगर अपने दुश्मन पर होता तो अब तक उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। पर उसे देखते ही वो गुस्सा धुएं की तरह गायब हो गया। एक नया एहसास उसको अपने अंदर महसूस हुआ। वह हनूज उसी पोजीशन में से सोते हुए देख रहा था, जब अचानक अपनी पोजीशन पर गौर करता एकदम सीधा हुआ। वो दोनों हाथ आपस में बांधे थोड़ा सा झुककर उसे देख रहा था। अब धीरे से आंखें मूंदकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा दी है इलाही, मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं इनको, अर्ज़े रबाई मेरी, फ़र्ज़ गवाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। गहरे सर्द मौसम में जहाँ सर्दी अपने पूरी शिद्दत से बरस रही थी, तो वजूद अपने अपने दिल में एक आग सा जज्बा दिल जलाए एक दूसरे के मुकाबल आंखें मूंदे बेखबर सो रहे थे। कुछ देर आंखें बंद करने पर उसे उलझन सी महसूस हुई और फट से आंखें खोलने पर मुकाबल देखते ही वो उलझन एक पल में गायब हो गई। न जाने क्यों वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर पहले उसे लगा कि उसने शायद आने में देर कर दी। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी या नहीं, ये सब कुछ सोचकर उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। पर अब उसे सही सलामत अपने सामने देखकर एक सुकून सा उसे अपनी रगों में सरायत करता महसूस हो रहा था। सुकून से सोती हुई वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सर्दी से सुर्ख होती नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे छोटे छोटे लब, खूबसूरत आंखों पर घनी पलकों का बसेरा, वो बहुत हसीन थी। वो आज के उसके हुस्न को इंतहाई गौर से देख रहा था। सुल्तान की आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं हो रही थी। उसे देखते हुए उस मजबूत शख्स को अपना आप कहीं नामालूम कुएं में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। पर वो इतना कमज़ोर तो नहीं कितनी आसानी से इस कुएं में गिरता चला जाए। नहीं, एक एहसास जो इसके अंदर नुमाया हुआ। एक पल में उसे झटकते हुए सुल्तान ने फिर से सीट की पुष्ट से सर टका दिया। सोते हुए अचानक उसकी आंखें खुल गई। ईशा ने आंखें खोलकर देखा, वो अपने फ्लैट की चाल के बाहर गाड़ी रुकी में आराम से सो रही थी। उसने एक नज़र साथ बैठे शख्स पर डाली जो इसी की तरह आराम से टेक लगाकर आंखें मूंदे हुए था। एक पल के लिए ईशा ने इसके वजीह चेहरे को गौर से देखा और धीरे से अपने लब हिलाती कुछ पढ़ने लगी और थोड़ा सा झुककर सुल्तान के चेहरे पर आहिस्ता से फूंक मारने लगी। सुल्तान ने एकदम आंखें खोलकर उसे देखा, जब अपना काम मुकम्मल करके धीरे से मुस्कुरा रही थी। एक पल बेयकीनी से देखने के बाद वो उसकी की गई कार्रवाई की वजाहत तलब करने लगा। क्या जादू कर रही हो मुझ पर? सुल्तान के अल्फाज सुनकर ईशा का एक बेख्तियार कहकहा गूंजा, जिसे वह संजीदा अंदाज में देख रहा था। जादू नहीं, हिफाजत, एक मुस्कुराहट से जवाब देते हुए बहुत प्यारी लगी थी।
इसकी बात का जवाब एक हल्की सी मुस्कुराहट से सुल्तान ने दिया। मिस्टर अब्दुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? वो आईब्रो उचकाकर बोला। मुझे घर तक छोड़ने का। लड़की, क्या अब तुम रोज़ मुझे शुक्रिया बोलोगी? हाँ, ज़रूर बोलूँगी। अपने बाल पीछे करते हुए एक अदा से बोली। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ। ये कहती हुई निगाह इस पर डालती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ी हो गई। अल्लाह हाफिज़ मिस्टर अब्दुल, शीशे से नीचे झुककर कहती हुई वो जाने लगी और एक बार वापस मुड़ते झुककर उसे देखने लगी। जब गाड़ी बढ़ाने लगा था, थोड़ा आगे होकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। थोड़ा सा झुककर वो आगे मुँह करती, ध्यान से जाना कहती अपने बाल झटक कर चलती बनी और वो उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो घर में दाखिल ना हो गई। कुछ तो अलग है इस पागल सी लड़की में। पुरुष से टेक लगाते वो आंखें मूंदे गहरी सांस लेता दिल ही दिल में कह रहा था। फिर न जाने कितनी ही देर वो बिना मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। वो हमेशा से ही रश ड्राइविंग करता था, सौ भी कर रहा था। ड्राइविंग के दौरान बार बार उसके सामने वो मासूम सूरत उभर रही थी जिसे वो झटकने की कोशिश करता, पर बेकार। वो अपना अक्स उसकी मजबूत शख्स में ही छोड़कर चली गई थी। जब वो बेंच पर बैठी अपने नाक के गिर्द हाथ रखे डरती हुई इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, सुल्तान को उसे देखकर सुकून का एहसास हुआ था। इसी ख्याल को अभी भी वो सोच रहा था कि सामने से आता हुआ डबल ट्रैकर ट्रक इसकी नज़रों में घूम गया। वो ट्रक इस कदर नज़दीक था कि बस किसी पर भी सुल्तान की गाड़ी से टकरा सकता था। एक झटके से स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमाता वो ट्रक को क्रॉस कर दिया। गाड़ी कुछ उतर पुतर होती, पर अगले ही पल संभल भी गई। सुल्तान के चेहरे पर जैसे कोई तासुर नहीं था, जैसे ये सब कुछ उसकी रोज़ की रूटीन थी। वो नॉर्मल अंदाज में ड्राइव कर रहा था। वो सोफे पर बैठे पाँव टेबल पर रखे कुछ सोचती सामने लगी विंड चाइम की तरफ गौर गौर से देख रही थी। चाहे मुझे इस पर जितना भी गुस्सा हो, जब वो मेरे सामने आता है तो सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कुछ तो ऐसा है इस खड़ूस में जो मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। पर जो भी है, इसके साथ मुझे बहुत सेफ फील होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो खुद से ही बातें कर रही थी और सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वह हनूज उसी पोजीशन में बैठी अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगी जब इसके साथ वाली लड़कियां हंसती मुस्कुराती किसी फैमिली के साथ जाती थी और वह हमेशा एक कोने में बैठकर इसे जाता हुआ देखती थी और सोचती कि कभी जिंदगी में इसके लिए भी ये वक्त आएगा कि कोई उसे अपने साथ ले जाएगा। तब वो खुश होगी, मुस्कुराएगी। पर जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी ये उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती गई। उसकी ज़िंदगी में कभी भी वो वक्त नहीं आया था, पर उसने उदास रहना छोड़ दिया और हंसी हकीकत को अपनाया। वो खुश थी अपनी ज़िंदगी से, बहुत खुश थी। यह शायद खुद को बेवकूफ़ बनाती थी खुश रहने के नाम पर वो अपनी ज़िंदगी से कदरे मुतमईन थी। बीती बातें सोचते ही अचानक उसे कुछ याद आया। शुक्र है, नाइट ड्यूटी का एक तो फ़ायदा हुआ, अब मुझे रात में अपने लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो एकदम से मुस्कुराने लगी। सोचती, हंसती, अपने आप से बातें करती वो कब सोई उसे पता भी नहीं चला। आंटी प्लीज़, आप मेरी एक बात करवा देना ईशा से। मेरा बहुत दिल कर रहा है इससे बात करने का। 10 साल की वो प्यारी सी हिना इल्तिजाई अंदाज में शिफा आंटी से मुखातिब थी। शिफा को इस मासूम बच्ची पर बेख्तियार प्यार आया। ये सच था कि वो ईशा को बहुत याद करती थी। शिफा आंटी ने उसे अपने पास बिठाते मोबाइल पर ईशा का नंबर मिलाया। वो किचन में खड़ी कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रही थी जब इसे मुसलसल मोबाइल की घंटी बजती सुनाई दी। हाल की तरफ आई जहाँ टेबल पर पड़ा मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उठाते ही शिफा आंटी का नाम देखकर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी। मरहबा आंटी, वो चखते हुए बोली। मरहबा, ईशा शिफा आंटी ने नरम लहजे में जवाब दिया। कहती हैं आप? कैसी हैं आप? और हिना कैसी है? उसकी तबीयत अब कैसी है? वो सवाल पर सवाल कर रही थी। शिफा आंटी ने हंसते हुए उसे मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, पर यह हिना तो मुझे सांस नहीं लेने दे रही। लो, बात करो। ये कहते ही शिफा ने मोबाइल हिना की तरफ बढ़ाया। मरहबा, ईशा कैसी हो? कहाँ हो तुम? हिना ने अपनी मोम सी आवाज़ में एक साथ सब बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी गुड़िया, तुम कैसी हो? ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुमने वादा किया था मुझसे। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। हिना हल्की सी नाराज़गी से बोल रही थी जिसे सुनते ही ईशा को इस पर बहुत प्यार आया। माफ़ करना मेरी गुड़िया, मैं बहुत मसरूफ़ थी कुछ दिनों से, इसलिए मैं नहीं आ सकी। तुम नाराज़ ना हो मुझसे प्लीज़। नहीं, मैं बहुत नाराज़ हूँ, वो नाक सिकोड़ती हुई बोली। हाँ, अच्छा, तो फिर मुझे आज आना ही पड़ेगा। सच? कब आओगी? आज ही। ईशा ने इसकी नाराज़गी एक पल में दूर की। क्या सच आज ही? हिना इसकी कही गई बात का सबूत मांग रही थी। हाँ बाबा, आज ही। मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास ही होंगी, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। ये कहते हुए हिना पूरे दिल से मुस्कुराने लगी। कुछ देर शिफा आंटी से इधर उधर की बातें करती वो फ़ोन बंद कर चुकी थी और वो फॉर केयर जाने के लिए तैयार होने लगी। वो बहुत खुश थी। वहाँ बस दो ही तो इंसान ऐसे थे जो इसका इंतज़ार करते थे और वो दोनों ही से बहुत अजीज़ थे।
ब्लैक कलर की फुल स्कर्ट और ऊपर ब्लैक कलर की छोटी सी जैकेट पहने बालों को पोनी टेल में कैद करती वो अपना बैग उठाती फ्लैट को लॉक करने लगी। चूंकि अब इसकी ड्यूटी रात के वक्त होती थी इसलिए इसने दिन में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था। सड़क पर चलते चलते वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी और कुछ सोचते हुए एक शॉप की तरफ बढ़ गई। वहाँ से उसने हिना की फेवरेट कॉटन कैंडी खरीदी। जब भी वो बाजार जाती थी तो हिना की यही फरमाइश होती थी कि वो इसके लिए कॉटन कैंडी ज़रूर लाए। हिना के गिफ्ट हाथ में पकड़े वो चलती हुई जा रही थी। इसके फ्लैट से ऑर्फन केयर काफ़ी फासले पर था जिसे वो पैदल नहीं तय कर सकती थी। वो एक जगह रुककर सड़क के किनारे खड़ी किसी टैक्सी का इंतजार करने लगी। इतने में एक पीले रंग की टैक्सी इसकी तरफ आती उसे नजर आई। वो हाथ के इशारे से इसे रोकने का इशारा किया। वो टैक्सी पास आकर रुकी। यस मैडम। टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखते ही दरवाज़ा अनलॉक किया। वो टैक्सी के अंदर बैठी और गाड़ी ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। आपको कहाँ जाना है मैडम? ड्राइवर तुर्किश ज़बान में उसे अपनी मंजिल दरियाफ्त कर रहा था। ऑर्फन केयर प्लीज़। ईशा ने उसे बताया तो वह सर इस बात में हिलाता ड्राइव करने लगा। कुछ देर के सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई। ड्राइवर को पे करती वो ऑर्फन केयर के बाहर खड़ी थी, इस जगह जहाँ से उस दिन वो बेयारो मददगार निकली थी। उस दिन में और आज के दिन में कितना फ़र्क था। आज वो यहाँ खड़ी थी पर एक अलग ईशा बनकर। वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। कुछ सोचती हुई वो हिम्मत बांधती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और ड्योढ़ी से चलती हुई सीधा शिफा आंटी के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वो कॉरिडोर से चलती हुई जा रही थी जब सामने से आती दाया ने उसे देखते ही जोर से उसका नाम पुकारा, ईशा। और वो कहते हुए उसके गले लग गई। गुलफाम वो वहाँ की दाया थी जो ईशा के साथ उसके बचपन में ही थी। वो हमेशा से उसके नरम से लहजे से बात करती और उसे कुकिंग सिखाने की बहुत कोशिश करती थी। गुलफाम से मिलते और उसके हमरा वो शिफा आंटी के ऑफिस में दाखिल हुई। देखिए शिफा आंटी, कौन आया है आज? गुलफाम की बात सुनते शिफा आंटी ने उसके मुकाबले नजरें घुमाई। ईशा मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ईशा कहते हुए शिफा आंटी ने जोर से उसे गले से लगाया और अपनी आंखों में नमी छुपा न सकी। अरे आंटी आप रो क्यों रही हैं? देखिए मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल फिटफाट। शिफा आंटी को अब दीदा होते देखकर ईशा ने चहकते हुए कहा। हिना कहाँ है आंटी? अभी बात ईशा के मुंह में थी कि उसे किसी ने पीछे से अपने हिसार में लिया। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हिना अपने दोनों बाजू पीछे से उसके गिर्द हमाल करते खुशी से चहकती बोली। ईशा ने मुड़कर उसे गला लगाया। हाँ आ गई मैं। क्या तुमने मुझे मिस किया? इस पल को वो इससे जुदा करती बगौर इस प्यारे से चेहरे की तरफ देखने लगी। हाँ बहुत ज़्यादा, मासूमियत से कहती हुए फिर से ईशा के गले लग गई। शिफा आंटी और हिना से बातें करती वो आज बहुत खुश थी। शिफा को अपनी पूरी डिटेल दे रही थी, वो कहाँ है, क्या करती है, पर सुल्तान को मुखातिब किए बगैर। वो नहीं चाहती थी कि इन्हें पता चले कि वो झूठ बोलकर यहाँ से जब गई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। पर इसे इस तरह देखकर शिफा आंटी को बहुत इत्मीनान हुआ था। मैं दिन में फ्री होती हूँ और 12 बजे के बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है और रात 10 बजे तक रहती है। वो शिफा आंटी को डिटेल बता रही थी जबकि पास बैठी हिना अपनी ही कॉटन कैंडी को मज़े से खा रही थी। आंटी अब मेरी फिक्र ना किया करें, अब मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये कहते हुए मुस्कुराने लगी। हाँ बाबा, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, जॉब करती हो और खुद अपना ख्याल करती हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़ी हो गई हो। शिफा आंटी ने मुस्कुराते हुए उसे बातों में मसरूफ़ कर दिया। आज उसने शिफा आंटी और हिना से बहुत सी बातें की। हंसती मुस्कुराती वह वापस आने के लिए तैयार थी जिसे देखते ही हिना की सूरत फिर से उदास हो गई। कितने बाद ही तो आई हो और इतनी जल्दी जा रही हो। वह मासूम सी दहाई दे रही थी। हिना मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे अब जॉब पे तो फिर जाना है ना, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। 12 मुझे वहाँ पर पहुँचना है, पर जिस दिन छुट्टी होगी मैं उस दिन आऊँगी और सारा दिन तुम्हारे साथ बातें करूँगी। अब खुश? वो जो उदास चेहरा बनाए बैठी थी एकदम चहकते हुए बोली। सच? हाँ बाबा बिल्कुल सच। ये कहती हुई ईशा जोर से हिना के गले लगी। ऑर्फन केयर से बाहर निकलते हुए उसे वो दिन याद आया और वह मुस्कुराते हुए सबको अल्लाह हाफिज़ कहते अपने घर की तरफ वापस हो ली। घर पहुंचते ही वो तेज़ी से फ्रेश होने वॉशरूम में गई। कुछ ही देर में वो अपनी मखसूस यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार थी। घड़ी पर नज़र दौड़ाती वो बाहर की तरफ चल दी। तेज़ तेज़ सड़क पर चलते हुए वो ट्राम तक पहुंची और अपने सफ़र पर गामजन हुई। कल तक एक लापरवाह सी छोटी सी लड़की आज इतनी जिम्मेदारी संभालेगी उसने कभी नहीं सोचा था। जिंदगी कितनी मुश्किल है, जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं ये ज़िंदगी उसके बरक्स होती है। कभी कभी ये बहुत बेरहम हो जाती है और कभी बहुत मेहरबान। कभी ये हमें पहचानती ही नहीं है और कभी ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। पर ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करना चलना हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। कुछ ही देर के सफ़र के बाद वो ट्राम से उतरती हुई तेज़ चलती माल की तरफ बढ़ने लगी। अंदर दाखिल होते इसकी नज़र सबसे पहले मिस मरवा पर पड़ी जो ईशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ गई। आ गई मिस, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मरवा ईशा से हाथ मिलाती हुई इससे मुखातिब हो। कैसी हो मिस मरवा? ईशा ने सवाल किया। बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी फिट।
एक दूसरे से बातें करती दोनों अपनी अपनी वर्किंग प्लेस की तरफ बढ़ने लगी। आज माल में कदरे रश था, लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी। मिस मरवा बहुत हेल्पिंग गर्ल थी जो अब ईशा को बहुत अच्छी लगने लगी थी और बहुत खुश थी कि उसे एक दोस्त मिल ही गई। वो दोनों अपना अपना काम करती, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में मसरूफ थी। इसी गुफ्तगू में ईशा को पता चला कि मरवे अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और वो अपने बाबा का हाथ बटाने के लिए जॉब करती है। मरवा एक बहुत ही समझदार लड़की थी, थोड़ी शोख, चुलबुली सी और थोड़ी संजीदा भी। पर अब ईशा की इससे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। वो कुछ वर्कर्स को हदायत करती अपने ज़ेरे निगरानी ताज़ा सब्जियों को अपनी अपनी जगह पर सेट करवा रही थी जब इसकी नज़र सामने से आते हुए सारफ पर पड़ी। मरहबा मिस ईशा, वो कहता हुआ करीब आया। मरहबा मिस, जब आप फ्री हो जाए तो मिस्टर वहीद के ऑफिस पहुंच जाइएगा। सारिफ ने उसे मिस्टर वहीद का पैगाम दिया था। खैरियत? ईशा ने ऑनर के बुलाने पर सवाल किया। पता नहीं, पर वो कह रहे थे कि इन्हें आपसे कोई काम है। सारिफ ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया। ये कहते हुए वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। काम करते हुए वो बार बार सोच रही थी कि अब आखिर किस लिए बुलाया। एक तो एक शख्स बहुत डिप्रेसिंग है। अपनी सोचों को झटकती वो मिस्टर वहीद के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़ी वो बहुत सी सोचों में उलझ रही थी। मैं आई कम इन सर? उसने दरवाजे से मुंह निकालकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। यस प्लीज़, मिस्टर वहीद ने मुस्कुराते हुए से अंदर आने का इशारा किया। तुम जब भी आओ तो पूछकर अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाया करो, मिस्टर वहीद ने को दोस्ताना अंदाज में कहा, जिस पर वो बिना कुछ कहे कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जी सर, आपको कोई काम था? क्यों? कोई काम ही हो तो मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, वैसे नहीं। मिस्टर वहीद दोनों कोहनियाँ मेज़ पर रखते और हाथों को चेहरे के दोनों तरफ रखे बहुत बेतकल्लुफ़ी से इससे मुखातिब थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए अब जवाब देने लगी। तुम यहाँ एडजस्ट हो गई हो ना? किसी काम में कोई मसला तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता सकती हो। वो कदरे साफ अल्फाज में बातों में मसरूफ़ थे। नहीं सर, आई एम फाइन। मिस मरवा है ना, वो काफ़ी हेल्पिंग है और वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। बहुत अच्छे। मिस्टर वहीद ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा। इसकी मुस्कुराहट ईशा की बहुत अजीब महसूस हुई। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, मगर मुकाबिल शख्स इससे बातों में उलझाए हुए था। इधर उधर की बातें करता वो उठा और चलता हुआ ईशा के करीब टेबल पर विराजमान हो गया और हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है सर? लिफाफा हाथ में पकड़ा ईशा ने सवाल किया। ये तुम्हारी सैलरी है मिस। पर सर, मुझे यहाँ अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। आई नो माई इनोसेंट वर्कर, पर यह तुम्हारी मेहनत की वजह बहुत कम है। मिस्टर वहीद ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये शख्स इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। समझ आती भी कैसे, इसका पाला कभी ऐसे इंसानों से पड़ा ही नहीं था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद ईशा ने वहाँ से जाने की इजाज़त तलब की। सर, मैं जा सकती हूँ? काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। हाँ भाई, जा सकती हो। मिस्टर वहीद के कहने की देर थी कि वो वहाँ से ये जा वो जा। एक लंबे दिन के बाद वो डिनर कर रही थी तो मिस मरवा ने उससे पूछा, खैरियत? मिस्टर वहीद ने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो जो खाने में मसरूफ थी सर उठाकर मरवा की तरफ देखने लगी। सैलरी देने के लिए बुलाया था, ईशा ने खाना खाते जवाब दिया। व्हाट? इतनी जल्दी? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए। मरवा हैरानी से उसकी जानिब देख रही थी। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैंने भी यही सवाल किया था, पर वो कंधे उचकाकर बोली, जिसके जवाब पर मरवा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। खाना खाने के बाद वो कुछ देर इसी को सोचों को उलझती रही। वो बार बार इस सोच को झटक रही थी कि ऑफ होने का वक्त भी हो गया। ऑफ होने का सोचकर ईशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई और वह मरवा की हमरा चलती हुई बातों में मसरूफ थी। ईशा, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं। सच में तुम बहुत कम अरसे में मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हो। मरवा ईशा के दोनों हाथ थामे मुस्कुराते हुए कह रही थी। जवाब में ईशा भी मुस्कुरा रही थी। और तुम्हें पता है, तुम मेरी सबसे पहली और वाहिद दोस्त हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जिस दिन हम ऑफ हुए तो कहीं बाहर का प्रोग्राम बनाएंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मरवा चहकते हुए बोल रही थी। इसके प्रोग्राम का सुनकर ईशा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एक दूसरे से बातें करती हुए माल से बाहर आ गई। ठीक है फिर ईशा, कल मिलते हैं। एक अलविदाई हाथ मिलाती हुई मरवा वहाँ से चली गई, जबकि ईशा ने अपना बाजू पर रखा हुआ कोट झट से कंधों पर फैला लिया। क्या वो बाहर होगा? मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? माल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो दिल ही दिल में सोच रही थी। जब वो सड़क पर पहुंची तो चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो माल की एक साइड पर ब्लैक कलर की रेंज रो, इस पर इसकी नज़र पड़ी। हाँ, वो इसी की गाड़ी थी, वही ब्लैक कलर की गाड़ी। वह चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। थोड़ा करीब आने पर उसे बिल्कुल सामने गाड़ी के अंदर सीट की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा हुआ नजर आया। वो दोनों आपस में बांधे आंखें मूंदे सीट की पुश से टेक लगाए हुए था। कल उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। वो आज भी देर से नहीं आना चाहता था, इसलिए वो 5 मिनट से पहले से ही वहाँ पर मौजूद था।
इसे देखते ही ईशा का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और वह मुस्कुराती हुई करीब आई। करीब आकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई, जिस पर उसने धीरे से आंखें खोलकर सिर्फ आंखें घुमाते उसकी जानिब देखा। मरहबा मिस्टर अब्दर, ये कहती हुई वो मुस्कुरा रही थी। मरहबा, वो मजबूत आवाज़ में जवाब दिया। कैसे हो? मुझे लगा आज भी लेट हो जाओगे। वह बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जो अब आंखें मूंदे उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। लड़की, क्या अब तुम मुझे शर्मिंदा करना चाह रही हो? वह कदरे नॉर्मल अंदाज में बोला। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें क्यों शर्मिंदा करूंगी भला? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। वह मासूम सा चेहरा बनाए दोनों हाथों को हवा में नहीं के स्टाइल में लहराती मुकाबिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ गई। वो इसके मासूम से अंदाज में अल्लाह अल्लाह कहने पर मुस्कुरा रहा था। अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। और दूसरी बात, मेरा नाम लड़की नहीं है, ईशा है। वो हाथ का मुक्का बनाए अपनी ठोड़ी के नीचे रखे थोड़ा आगे झुककर इससे मुखातिब थी। जब चेहरा मोड़कर उसी की तरफ देखता, धीरे से नाम में गर्दन हिलाता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और हमेशा की तरह वो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी और वो मजबूर शख्स इसकी बात गौर से सुन रहा था। मिस्टर अब्दर, आप क्या काम करते हैं? कुछ सोचते हुए ईशा ने सवाल दाग दिया। कुछ नहीं, वो ड्राइविंग करता बिना उसकी तरफ देखे जवाब दे रहा था। ईशा ने बगौर उसके हुदिये की तरफ नजर दौड़ाई। ब्लैक कलर की शर्ट और पीच कलर की पैंट पहने, कलाई पर नहायत कीमती घड़ी और देखने में महंगे जूते पहने वो खासा अमीर कबीर मालूम हो रहा था। और ऊपर से उसकी गाड़ी, वो कोई काम ना भी करता हो तो यह मुमकिन नहीं था। लग तो नहीं रहा, ईशा ने ऊपर से नीचे तक इसकी तरफ बगौर देखते हुए कहा। क्यों? सुल्तान ने सवाल किया। पता नहीं, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम काम नहीं करते। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? सुल्तान ने बात घुमाई और वो जो इसके जवाब पर हैरान से उसे देख रही थी, फौरन अपनी बात जहाँ ख़त्म की थी वहीं से शुरू हो गई। बहुत अच्छा। पता है, आज मैं ऑर्फन केयर गई थी शिफा आंटी और हिना से मिलने। वो अक्सर शिफा आंटी और हिना का जिक्र सुल्तान से करती थी तो वो सरसरी सा जानता था। वहाँ क्यों गई थी वापस? सुल्तान ने आईब्रो उचकाते हुए उसकी जानिब देखा। हिना बहुत याद करती है और आंटी भी। चाहे अब भी वहाँ नहीं रहती, पर इनसे मेरा बचपन का ताल्लुक है। वही तो है जिन्हें मैं जानती हूँ, यहाँ तुम्हारे अलावा। वह दोनों हाथ कोट की जेबों में डाले तफसील से बता रही थी। पर फिर भी याद है ना, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने अकेला छोड़ दिया। सुल्तान को ईशा का वहाँ जाना कुछ अच्छा नहीं लगा था, इसलिए बोलते हुए ईशा ने उसकी तरफ बगौर देखते हुए जवाब दिया। जानती हूँ, पर उस दिन से ज़्यादा किसी और दिन भी मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी और तब बस उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था, जिस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। कहते हुए अपनी ज़िंदगी की सबसे तल्ख हकीकत याद आई और वह अपनी आंखों में आई नमी को छुपाती चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। गाड़ी में अब मुकम्मल खामोशी थी। उसे मुसलसल खामोश देखकर सुल्तान बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वो ऐसे चुप तो नहीं होती थी। क्या उसने कुछ गलत कह दिया जो उसे बुरा लगा? सुल्तान दिल ही दिल में सोच रहा था। काफ़ी देर उसे खामोश देखकर आखिर उसे उलझन होने लगी। तुमने खाना खाया? अब खामोशी को तोड़ना ही था तो सुल्तान ने अब सवाल करना शुरू कर दिया। मुख्तसर जवाब। घर पर कोई मसला तो नहीं किसी भी किस्म का? नहीं। तुम ठीक हो? वो बहुत मुख्तसर जवाब दे रही थी, जिससे सुल्तान को बहुत उलझन हो रही थी। वो ज़्यादा बोलने का आदी तो नहीं था, पर इस लड़की के इस तरह खामोश होने पर उसे अजीब सा एहसास लग रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ कर दी। वो बहुत तेज़ी से गाड़ियों को क्रॉस करता ड्राइव कर रहा था। थोड़ा आहिस्ता चलाओ प्लीज़, वो दोनों तरफ से सीट को पकड़े उससे कह रही थी। तुम कुछ बोल नहीं रहे तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें घर जल्दी पहुँचा दूँ, कहता हुआ वो फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाने लगा। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते टायरों की चीखें निकल जाती। नहीं, प्लीज़ आहिस्ता चलाओ, वो डरते हुए उसकी जानिब देखते हुए बोली, पर मुकाबले ने स्पीड थोड़ी और तेज़ कर दी और तभी अचानक सामने से आती हुई गाड़ी इस कदर करीब आ गई कि वो किसी भी पल टकरा सकती थी। सुल्तान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते एक झटके से घुमाया। ईशा ने एक जोरदार चीख मारते हुए दोनों हाथों से सुल्तान के बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। गाड़ी थोड़ा उथल पुथल हुई, पर अगले ही पल अपनी मतलूबा जगह पर आ चुकी थी। वो हवास बाख्ता सी होकर सुल्तान की तरफ देखने लगी। ये क्या कर रहे हो? अभी गाड़ी लग जाती तो? हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो? वो अपनी अथल पथल होती सांसें संभालती हुई बोल रही थी, जबकि सुल्तान का बाजू अभी भी उसने सख्ती से पकड़ रखा था। सुल्तान ने गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो कर दी और एकदम से उसकी तरफ चेहरा मोड़े देखने लगा। ईशा का चेहरा इसके बिल्कुल करीब था। कुछ पल वो बेयकीनी से देखती रही। मुकाबिल शख्स बिना पल के झपके उसे देख रहा था। ईशा अपनी पोजीशन पर गौर करती एकदम से उसके बाजू को आज़ाद करती सीधी होकर बैठ गई। तुम अगर बात नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही ड्राइव करूंगा, वो चेहरा सामने किए बोल रहा था। वो क्यों? ईशा ने बेयकीनी से पूछा। क्योंकि मैं ऐसे ही ड्राइव करता हूँ। तुम बात नहीं करोगी तो मुझे लगेगा मैं अकेला ही हूँ। इसका जवाब सुनकर ईशा के गले की गिलती उभरी। वह गहरी सांस लेकर फिर से शुरू हो चुकी थी।
तुम्हें पता है, मेरी आज एक दोस्त भी बन गई है। वो बहुत अच्छी है और वो मेरी बहुत हेल्प भी करती है। पता है, हमेशा सोचती थी कि मेरी कभी कोई दोस्त नहीं बन सकती। ऐसा लगता था दोस्ती करना सबसे मुश्किल काम है, पर मैं गलत थी। उसे फिर से नॉन स्टॉप बोलते देखकर सुल्तान के चेहरे पर एक शरीर से मुस्कुराहट फैल गई। यानी मैं उसे डराने में कामयाब हो चुका था। अच्छा, बहुत अच्छे। वो सरसरी सा जवाब देता चेहरा मोड़कर मुस्कुराने लगा। तुम कहाँ रहते हो? सुल्तान से सवाल करने की बारी अब इसकी थी। अपने घर में? सुल्तान ने उसे देखे बगैर कहा। वो तो मैं जानती ही हूँ, पर घर कहाँ है? ईशा की बात अभी मुकम्मल हुई थी कि गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगी और वो अपने घर तक पहुंच चुकी थी। ओह, घर पहुंच गए, पता भी नहीं चला। वह मासूमियत से बोली। कुछ देर वो उसकी तरफ गौर गौर से देखती रही, पर वह अपना चेहरा सामने किए बैठा था। ठीक है मिस्टर अख्तर, यह सवाल फिर कभी पूछ दूंगी। कहते हुए वो अपना बैग पकड़ती हुई जाने लगी तो एकदम रुकी। बहुत शुक्रिया, कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल गई। ध्यान से जाना। दरवाज़ा बंद करती वो विंडो पर झुककर कहती मुस्कुराती हुई चलती। वो इसे दूर तक जाते हुए देखता रहा और एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गाड़ी को घर की तरफ बढ़ा दी।